हेलो एंड वेलकम बैक टू योर कॉमर्स लीग। आज बच्चों हम लोग क्लास 11th के एग्जाम वीक में कॉस्ट का चैप्टर लेकर आए हैं। कॉस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कई बच्चों को दिक्कत होती है, मुझे कमेंट्स भी आए हुए हैं, तो मैं इस पर आज वीडियो बनाने वाला हूं। वन शॉट पूरी वीडियो देखना, आपके सारे डाउट समाप्त हो जाएंगे और 15 तारीख को आप बहुत एग्जाम अच्छा देंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो बच्चों कॉस्ट किसे कहते हैं, देखो ध्यान से समझना। कॉस्ट का मतलब होता है वो एक्सपेंडिचर जो सामान को प्रोड्यूस करने के लिए प्रोड्यूसर को खर्च करने पड़ते हैं। ठीक, प्रोड्यूसर क्या करता है? प्रोड्यूसर करता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन को करने के लिए, इसका मतलब है आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए कुछ ना कुछ हमने फैक्टर इनपुट लगाए थे। फैक्टर इनपुट और नॉन फैक्टर इनपुट जो फिक्स्ड भी होते हैं और वेरिएबल भी होते हैं। तो जो फिक्स्ड इनपुट पे खर्चा होता है उसे क्या कहते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक हो गया। दूसरा वेरिएबल इनपुट, तो वेरिएबल इनपुट पे जो खर्चा होगा उसे हम क्या कहेंगे? वेरिएबल कॉस्ट। बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है। अब इसी फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को अगर हम जोड़ दें तो हमारे सामने क्या बन जाती है? टोटल कॉस्ट। क्या बन जाती है? टोटल कॉस्ट। अब एक बात और समझो, ये जो प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है ना, ये बेसिकली हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में कंसीडर करते हैं। किस में करते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी दो प्रकार से होते हैं। पहली बात तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या वो समझो। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कभी मेजर तो नहीं की जा सकती, अकाउंट्स में तो नहीं करते, पर इकोनॉमी में हम करते हैं। कैसे? जैसे मान लो कि मैं कोई चीज प्रोड्यूस कर रहा हूं, तो प्रोड्यूस करने के लिए मैं कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस कर रहा हूंगा, कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस कर रहा हूं। अब जितना वो सेक्रीफाइस मैं कर रहा हूं उसी को हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एग्जांपल एक और लेते हैं, बात समझो। जैसे मान लो कि मेरी कोचिंग है, उस कोचिंग के अंदर मैं जो मैनेजरियल एक्टिविटी कर रहा हूं, फी कलेक्ट कर रहा हूं और जो बाकी चीजें मैं कर रहा हूं, क्या मैं वो दूसरों को अगर बुलाता तो मुझे पैसे देने पड़ते, मेरे को नहीं देना पड़ रहा, तो मैंने यहाँ पे पैसा बचा लिया। ठीक, अगर मैं ये जो मैनेजरियल एक्टिविटी इस कोचिंग में कर रहा हूं, अगर मैं किसी और कोचिंग में करता तो मुझे वहां पैसे मिलते। तो जो मुझे वो पैसे नहीं मिल पा रहे, जो मैं सेक्रीफाइस करने की वजह से नहीं ले पा रहा, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव नहीं गेन कर रहा, उसके लिए जो मुझे नुकसान हो रहा है, जो मेरे को कॉस्ट इनकर हो रही है, उसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। खत्म हो गया। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को ही हम लोग प्रोडक्शन कॉस्ट कहते हैं। क्या बोला? प्रोडक्शन कॉस्ट। तो कॉस्ट दो प्रकार से हुई, एक हुई प्रोडक्शन कॉस्ट, दूसरी हुई सेलिंग कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट में भी दो आते हैं बेटा, एक आता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, एंड अनदर वन इज इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक हो गया। अब इम्प्लिसिट कॉस्ट को, इसको मैं हटा रहा हूं। एक्सप्लिसिट कॉस्ट किसे कहते हैं? एक्सप्लिसिट कॉस्ट उस कॉस्ट को कहते हैं जो हमारी जेब से पेमेंट जाती है। जैसे मैं कोचिंग कर रहा हूं, तो अगर मैं किसी रेंटेड बिल्डिंग में कोचिंग करूंगा तो मुझे महीना उनका रेंट देना पड़ेगा। तो वो जो रेंट होगा दूसरों की बिल्डिंग में जो मैं दे रहा हूं, दैट विल बी नोन एज द एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ठीक। इम्प्लिसिट कॉस्ट कब होगा? जब मान लो मेरी अपनी ही बिल्डिंग है, मैं रेंट पे नहीं हूं और मैं उसमें कोई रेंट भी पे नहीं करूंगा, ऑब्वियसली अपने को खुद ही पेमेंट करूंगा। तो जब अपने को पेमेंट ही नहीं करूंगा तो वो जो खर्चा होगा उसे क्या कहेंगे? इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो एक्चुअली में इम्प्लिसिट कॉस्ट को पे नहीं करना होता, एक्सप्लिसिट कॉस्ट को पे करना होता है। नो पे। बात समझ में ही नहीं आई? इसको ऐसे भी कहते हैं कि इम्प्लिसिट कॉस्ट जो है वो सेल्फ ओन्ड रिसोर्सेज पे होता है, जो आपका अपना है, उस पर जो आप कॉस्ट इनकर कर रहे हैं, देना तो है नहीं, बट इकोनॉमी उसको काउंट करती है एज अ इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक, यही दोनों कॉस्ट होते हैं। अगला जो है विच इज सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट आपको पता ही है कि सेलिंग कॉस्ट का काम होता है जब कमोडिटी बन जाती है और प्रोड्यूस हो जाता है, उसको बेचने के लिए जो खर्चा किया जा रहा है। जैसे फिल्म जब आती है तो सारा काम हो जाता है, उस सारे काम होने के बाद, फिल्म बनने के बाद, देखो ये जो एक्टर वगैरह है कपिल शर्मा शो में या बाकी शो में जाते हैं ना, क्या कर रहे होते हैं? तो जब ये यहां से वहां जाते हैं तो इनका खर्चा नहीं होता क्या? एयरपोर्ट पे खर्चा, फिर एक जगह से दूसरे जाने पर उसके कम्यूटेशन का जो चार्ज है, ये सारा प्रोड्यूसर झेलता है ना। तो वो कौन से वाला खर्चा हुआ? सामान बन चुका है, अब उसके प्रमोशन का जो खर्चा हो रहा है, मूवी प्रमोशन के लिए जो आते हैं, उसको हम कहते हैं सेलिंग कॉस्ट। बात समझ में आती है? इसी को एडवर्टीजमेंट का भी कॉस्ट जरूर कहते हैं। बोलो हाँ, डन। अब यहां पर आ जाओ, ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है इसके कई नाम है बेटा। एक नाम इसका है सप्लीमेंट्री कॉस्ट। कौन सा नाम है? सप्लीमेंट्री। एक इसका नाम है बेटा ओवरहेड कॉस्ट, और इसको इनडायरेक्ट कॉस्ट भी हम
जरूर कहते। इनडायरेक्ट कॉस्ट भी क्यों कहते? क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो लगता ही रहेगा। आउटपुट को प्रोड्यूस करना या प्रोडक्शन करने से पहले जो खर्चा होता है उसे हम क्या कहते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट। इसलिए इसका डायरेक्ट कोई इंपैक्ट आउटपुट के ऊपर होता नहीं है। बात समझ में आई नहीं है? 15,000, 20,000, 25,000, 50,000 जो रेंट दिया जा रहा है वो तो दिया ही जा रहा है, वो तो सामान प्रोड्यूस करने से पहले ही आपने बिल्डिंग ले ली होगी रेंट पे। तो जो आपने खर्च किया उसमें तो एक भी लेवल आउटपुट प्रोड्यूस नहीं किया, और उसी कमरे में आप 0 आउटपुट करो चाहे 1000 आउटपुट करो, देना तो 50,000 का रेंट है या जो भी फिक्स हो रखा है, इसलिए फिक्स्ड कॉस्ट है। बोलो हाँ। फिक्स फैक्टर पे लगा, बोलो हाँ। फिक्स फैक्टर कौन सा था? लैंड। अब बहुत होशियार हो, चलो आगे आते हैं। ये तीनों बातें क्लियर। अब वेरिएबल कॉस्ट का जिक्र कर देते हैं। हमने लिखा था, हटा दिया, चलो फिर लिख लेते। वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट का एक और नाम क्या है? देखो वेरिएबल कॉस्ट किस पे लगता है? वेरिएबल फैक्टर्स पे। अब वेरिएबल फैक्टर क्या हो सकता है? जैसे मान लो कि मैंने कोई परमानेंट नहीं पर ऐसे कैजुअल लेवल पे मैंने वर्कर रखा है, तो उसको वेज दूंगा, रॉ मटेरियल लिया है दूंगा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल दूंगा, रेंट है तो पेमेंट दूंगा, वो कौन सा हुआ? वेरिएबल कॉस्ट। और फिक्स कॉस्ट का तो आपको पता ही है कि अगर परमानेंट स्टाफ रख लिया है तो उनको वेज देनी पड़ेगी, है कि नहीं है? लैंड बिल्डिंग ले ली तो उसका फिर देना पड़ेगा, प्लांट मशीनरी ले ली तो फिर उसका भी जो कॉस्ट है वो फिक्स कॉस्ट है। ठीक। वेरिएबल कॉस्ट का क्या क्या नाम हो सकता है बेटा? इसी को एक नाम कहते हैं प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट। और एक इसका नाम हुआ बेटा डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट क्यों नाम है इसका? क्योंकि अगर आउटपुट बढ़ाएंगे तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी, और आउटपुट घटाना है तो वेरिएबल कॉस्ट भी अपने आप घट जाएगी, मतलब डायरेक्ट इंपैक्ट है, इसलिए इसका नाम डायरेक्ट कॉस्ट है। बात समझ में आ गई? अब तुरंत के तुरंत यहां देखो, आपने पूरा कॉस्ट समझ में आ गया तो हमने सभी कॉस्ट को जोड़ देते हैं तो कौन सी कॉस्ट आ जाती है? टोटल कॉस्ट। कौन सी आती है? टोटल कॉस्ट। इसी टोटल कॉस्ट के भी 3 डिपार्टमेंट है, ठीक है? एक होता है बेटा टीएफसी, एक होता है टीवीसी। नहीं, एक्चुअली यहां पे तो 2 ही रखते हैं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा क्या होता है बेटा? कांस्टेंट होता है। क्या होगा? कांस्टेंट। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, आप चाहे 0 लेवल प्रोड्यूस करो चाहे 50,000 लेवल प्रोड्यूस करो, जितना मर्जी करो, अगर रेंट आपकी 50,000 है तो रेंट 50,000 ही रहेगी। तो कौन सा रेंट हुआ? कौन सा खर्चा हुआ? फिक्स्ड, मतलब कांस्टेंट। इसका कर्व कैसा होता है? ये अपना एक्स हो गया, ये अपना वाई हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है? यहां पे अपना आउटपुट हो गया, यहां पे हम लोग कॉस्ट शो कर रहे हैं। फिलहाल कॉस्ट में क्या शो कर रहे हैं? देखो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कैसी है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्यों? आउटपुट जितना मर्जी करते रहो, ये बंदा हमारा जैसा है वैसा ही रहेगा, कांस्टेंट। और क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसका जो एवरेज निकलता है, एवरेज मतलब एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, वो कैलकुलेशन कैसे होती है बेटा? टीएफसी अपॉन क्यू। क्यू मतलब आउटपुट। तो अगर टीएफसी कांस्टेंट होगा और आउटपुट लगातार बढ़ता रहेगा, एग्जांपल दूं, चलो यहां देखो, इधर देखो, ये अपना क्यू है, ये अपना टीएफसी है। यहां पे टीएफसी मान लो 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए खर्च हो रहा है। अब चाहे 0 लेवल था, चाहे 1 लेवल, चाहे 2, चाहे 3, चाहे फिर 4, इन सभी लेवल पे ये तो सेम ही रहेगा। तो अगर ये मैंने रखा मान लो 10, शुरू में क्या आया? 0। कितना आया? इनफाइनाइट। फिर 10 के बाद कितना आया? 1, 10। फिर अगला क्या निकलेगा? 10/2। कितना हुआ? 5। देखो इनफाइनाइट से स्टार्ट हुआ, फिर 10, फिर 5, फिर लगातार घटता जा रहा है। इसलिए टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का तो आपने कर्व सीख लिया। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का जो कर्व होता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? क्या कहते हैं? जल्दी जल्दी बोलो। ये होता है बेटा ये कुछ इस तरीके से, इसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोला बच्चों? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों होता है? क्योंकि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट होता है, 1 नंबर में आता है, तैयार करना। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कैसा रहेगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, डिक्रीज होता रहता है। अब बात करते हैं टीवीसी की। जो हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, वो कॉस्ट कैसी होती है? वो डायरेक्ट इंपैक्ट वाली होती है, और इसीलिए इसका सबसे पहले अगर हम देखें तो ये कांस्टेंट नहीं होती। इसका शेप क्या होता है बेटा? इसका शेप होता है एस शेप्ड। इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये जरूर करना है। एस शेप्ड का होता है। और दूसरा, इसका अगर मैं शेड्यूल बनाऊं, चलो आपके लिए बनाते हैं क्यू, और यहां पे लिख देते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है? ये 0 है, जब कोई आउटपुट नहीं हुआ तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं हुआ भाई, ठीक है नहीं? यहां पे 1 हुआ 10, यहां 2 हुआ 18, यहां 3 लगते गए, यहां 24 हो गए, यहां 4 लगा, यहां 28 हो गया, यहां 5 लगा, यहां 32 हो गया। तो ये चलता जाता है, मतलब जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट बहुत ऊपर की तरफ उछाल मारेगी। डन। इसका कर्व कैसे बनता है बेटा? ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। मेरे को तो बड़ा मजा आता है इसको खेलते हुए, आई होप आपको भी आएगा,
ठीक है, ये कैसे बनता है बेटा, ये ना देखो जीरो से स्टार्ट हुआ तो जीरो से स्टार्ट होगा, ये कुछ इस तरीके से चलेगा बेटा, ये क्या हुआ, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अगर मैं इसी में बोलूं कि मैं आपको ये बना के दिखा दूं, ये क्या बोलोगे, हाँ भैया ये टीएफसी है, अभी आपने बताया, और इन्हीं दोनों को जोड़ दिया जाए, क्या हो, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या निकलता है, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कैसे रहेगी, वो भी यहां पर अपनी छलांग लेती है। तो देखो ध्यान से, पैरेलल हुआ नहीं हुआ ये, इसलिए आपका जो टोटल कॉस्ट कर्व है वो भी एस शेप्ड का, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट ये भी एस शेप्ड का। टोटल फिक्स कॉस्ट तो कांस्टेंट होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बोलो हाँ, यस एकदम, वी आर क्लियर ऑफ इट। अब ये पूरा क्लियर हो गया, ठीक है, आई होप आपको ये पूरी चीज समझ में आ गई है। तो हमने एवरेज भी सीख लिया, ये भी सीख लिया। अब टोटल कॉस्ट का भी एक एवरेज होता है, क्या होता है, एवरेज कॉस्ट, और कई बार उसको एवरेज टोटल कॉस्ट भी कहते हैं। अच्छा, एवरेज कॉस्ट क्या होता है, एवरेज कॉस्ट पहली बात जो है बेटा वो यू शेप का होता है। शेप भी जरूरी है रिवीजन के लिए ना, एवरेज कॉस्ट क्या क्यों है, यू शेप का। अब कोई तुमसे पूछ ले कि यू शेप क्यों होता है, तो आप एक जवाब लिख देना जो आपने लास्ट वीडियो में देखा है, नहीं देखा तो प्लीज चेक इट आउट। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ठीक है। मैं वो बेटा वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो जाकर उसे चेकआउट कर लेना। आउटस्टैंडिंग 6 नंबर का पूरा चैप्टर आपका तैयार हो जाएगा। सो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर भी उसको कहते हैं, ठीक है। इसकी वजह से ये यू शेप्ड का होता है, ठीक है। कर्व बना लेते हैं इसका, क्या बनाए भैया, यहां बना लो, ये तो हमको आ ही चुका है, ठीक है बेटा, यहां बना लेता हूं मैं। एवरेज कॉस्ट ये कुछ होता है बेटा, हिसाब किताब, ये एक्स हुआ, ये वाई हुआ, ये बेटा ये रहता है, एकदम ना यू शेप का आ गया, थोड़ा ठीक ठाक गहराई होती है इसमें, ठीक हो गया। अब अगर मैं टीवीसी का डिवाइड करूं, देखो आपने क्या क्या सीखा, टीसी का एवरेज सीखा, एसी कर्व बना लिया, आपने टीएफसी का एवरेज सीखा, एएफसी, टीवीसी का एवरेज तो नहीं सीखा, चलो इसका भी सीख लेते हैं। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट का एवरेज क्या होता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा भैया निकलता कैसे है, निकलने के लिए तो बेटा सेम क्यू से डिवाइड करना है, जिसका भी निकालना है क्यू से डिवाइड करते रहो, ठीक। इसका कर्व कैसे होगा, इसका भी कर्व थोड़ा यूं ही रहता है बेटा, ध्यान से देखोगे तो इसके बीच में इतना गैप नहीं है जितना आपका एवरेज कॉस्ट के बीच में होता है। क्यों ऐसा क्यों, बढ़िया प्रश्न है, बहुत बढ़िया पूछ रहे हो। चलो मैं बताता हूं कि क्यों होता है ऐसा। देखो एवरेज कॉस्ट की कैलकुलेशन कैसे होती है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब मैं बोलूंगा ये आया कैसे, अभी देखो टोटल कॉस्ट बराबर क्या होता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। हाँ भैया अभी आपने पढ़ाया, इन्हीं सबको अगर हम क्यू से डिवाइड कर दे, इन्हीं सबको हम क्यू से डिवाइड कर दे, तो क्यू से डिवाइड करके क्या निकलेगा, एसी, इसका कितना निकलेगा, मतलब क्या निकलेगा, एएफसी, इसका क्या निकलेगा, एबीसी। अब मुझे बताओ कि ये चीज एकदम सेम नहीं आ गई इसकी तरह, हो गया नहीं हो गया, टू कॉपी, बस आउटपुट से डिवाइड कर दो, बात बन जाती। तो एवरेज कॉस्ट का शेप क्या है, एस, एएफसी का क्या है, रेक्टेंगल और हाइपरबोला। ये क्यों है, क्योंकि टीएफसी कांस्टेंट है। ये एस क्यों हो रहा है, ये यू क्यों हो रहा है, लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन कारण। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का अगर आप कर्व है, ये भी आपने कर लिया, ये भी कौन सी शेप है, ये भी यू शेप्ड है, ठीक है। एग्जाम के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है, क्लियर। ये पूरा पॉइंट आप यहां पे समझ चुके हो, ये पूरा पोर्शन आपको अब यहां आ चुका है, ठीक। बेटा मार्जिनल कॉस्ट, अभी आपने जितने कर्व सीखे, जितने कॉस्ट के टाइप सीखे, वो कौन कौन सीखे, टीसी सीखा, उसका एवरेज सीखा, ठीक है, एवरेज कॉस्ट। फिर आपने टीएफसी सीखा, फिर उसका एवरेज आया, एएफसी। फिर टोटल वेरिएबल कॉस्ट सीखा और उसका एवरेज आया। लेकिन अभी इसमें एक चीज कमी है, उस कमी का नाम है मार्जिनल कॉस्ट। तो ये सब तो सीख गए, टोटल कॉस्ट का शेप क्या हुआ, एस शेप्ड, एसी का क्या हुआ, यू शेप्ड, टीएफसी का क्या हुआ बेटा, ये तो कांस्टेंट ही होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एएफसी का क्या होता है बेटा, इसका होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो रीजन क्या है, कांस्टेंट होने के कारण। टीवीसी क्या है, ऑब्वियसली टीवीसी को क्या बोलोगे आप, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को क्या बोलोगे, यू शेप भी बोल सकते हो, नहीं क्या बात कर रहे हो, टीवीसी तो एस शेप्ड का होता है, ठीक है। और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ये यू शेप का होता है। थोड़ा ध्यान से देखना, यू शेप वाले कौन कौन दिखे अब तक, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट। अब यू शेप का एक और होता है जिसको हम कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट, यहां लिखते हैं मार्जिनल कॉस्ट, ध्यान से समझना। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, देखो मार्जिनल कॉस्ट को डिनोट करते हैं एमसी से। एमसी को कैलकुलेट करने का तरीका है टीवीसी एन
माइनस टीवीसी एन माइनस 1। अब ये क्या चीज है, देखो हर एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए, जैसे आपने किसी प्रोड्यूसर ने 10 यूनिट बनाई और उसको खर्चा आ गया 50 रुपए का, उसने 11वां बनाई, उसको 55 रुपए टोटल खर्चा आ गया। तो इस एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए कितना खर्च करना पड़ा, एडिशनल कितने करने पड़े, 5 रुपए। यही 5 रुपए क्या होते हैं, मार्जिनल कॉस्ट। बात समझ में आ गई। अब एक बात और समझना, मार्जिनल कॉस्ट का शेप क्या है, यू शेप है। अब मुझे ये बताओ, आपकी मेमोरी मुझे चेक करनी है कि यू शेप किस वजह से था, एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। हाँ करेक्ट, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो वही लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इसमें भी जिम्मेदार है, एमसी के लिए भी वही जिम्मेदार है। बात समझ में आ गई, एकदम खत्म हो गया मार्जिनल कॉस्ट, खत्म। मार्जिनल कॉस्ट को अगर हम थोड़ा सा कर्व के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करें तो देखना, टीवीसी यहां क्या निकला, एमसी। एक बात और समझ सकते हो, मार्जिनल कॉस्ट कभी भी फिक्स से नहीं आती, वो हमेशा मार्जिनल कॉस्ट इज अ कंपोनेंट ऑफ व्हाट, ओनली एंड ओनली वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 करते रहो बेटा, 6 भी कर लो, चलो थोड़ा गैप ले लो, कर लो। ये कितना था 0, ये कितना 10, ये कितना 18, ये कितना 24, ये कितना 28, ये कितना बेटा हुआ 32। यहां मामला कहां चला गया, 38। देख रहे हो कहां चला गया, 38। अब मेरी बात को अगर समझ पाओ तो समझना, या मैं एक काम करता हूं, छठा लेवल है, यहां पे 0 है तो यहां कुछ नहीं हुआ, यहां कितना चेंज आया 10, यहां कितना चेंज आया 8, यहां कितना चेंज आया 6, यहां कितना कितना आ गया, ये 4 हो गया, यहां कितना फिर 4 हुआ, इसके बाद 6। मतलब मार्जिनल कॉस्ट 0 नहीं हो रहा है, 0 बिल्कुल भी नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा मार्जिनल कॉस्ट, क्योंकि कॉस्ट भला कभी 0 हो सकती है, आप बताओ मुझे, ऐसा हो सकता है नहीं, क्यों कि फिक्स कॉस्ट तो हो गई। अब इसी को अगर मैं कर्व के थ्रू रिप्रेजेंट करूं तो देखो इस तरीके से बात बनेगी, ये x हो गया, ये y हो गया बच्चों, ये 0 हो गया, ये अपना आउटपुट प्रोड्यूस हो गया, क्यू लिख दिया उसको, और यहां पे मैं MC शो कर रहा हूं। देखो ये कुछ इस तरीके से होता है, लगभग यू शेप का ही, अगर ऊपर से ऐसे ऐसे लेकर आओ तो ये लगभग यू शेप का ही हो गया, पर उतना परफेक्ट यू शेप का नहीं है जितना परफेक्ट हमारा एवरेज कॉस्ट होता है। ठीक है, तो एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट ये बड़ा यू, फिर एबीसी यू, फिर एमसी थोड़ा सा नीचे से थोड़ा गैप बनाते हुए चेक टाइप में कुछ लेके आती है, करेक्ट डन, पर यू शेप में ही बोला जाता है बेटा। शॉर्ट रन की बात कर रहा हूं, लॉन्ग रन की नहीं। इसीलिए हम लोग एक और जिम्मेदारी ले सकते हैं कि एमसी और एसी का रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मुझे याद आ गया, मुझे डेफिनेटली क्वेश्चन कराना चाहिए आपको, क्योंकि मैंने रिलेशन डेफिनेटली, देखो कुछ आए ना आए रिलेशन जरूर आएगा, रिलेशन, डिफरेंस, डिफाइन, कर्व जरूर आते हैं। ये एमसी हुआ, इसी में अगर मैं एबीसी कर्व करूं तो कैसा आएगा, लगभग देख लो, ये यहां गया ऊपर से और ये ऐसे, जरा बात आप समझ पाओ तो समझ लेना। ये क्या बना था एमसी, ये क्या बना एसी। तो जब एसी गिर रहा होता है एमसी भी गिर रहा होता है। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं रिलेशन, व्हेन एसी फॉल्स, खुद ही देखो आप, अगर एसी गिर रहा है तो एमसी ऊपर है कि नहीं, उससे है कि नहीं, तो क्या बोला जाएगा एमसी बढ़ा हुआ। ठीक है, उसके बाद सेकंड, जब एसी कांस्टेंट होता है, क्या होता है कांस्टेंट, तो एमसी किसके बराबर होता है एसी। ये पॉइंट आपको शो कर रहा है बी, ये वाला पॉइंट आपको मान लो शो कर रहा था ए, तो इस पॉइंट का नाम हुआ ए, इस पॉइंट का नाम क्या होगा बी, शाबाश। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिलेशन में जब एसी इंक्रीज करता है, या मैं कह सकता हूं राइज करता है, तो देखो क्या हुआ, यहां देखो ध्यान से, यहां पे एसी ऊपर थी, सॉरी, तो एसी ऊपर हुई और इस केस में एमसी ऊपर हो गई। ठीक है, तो एसी देखो नीचे के ऊपर है, बताओ एमसी ऊपर है, इसका मतलब ये सिग्नेचर बना। ठीक है, सो एसी गिरेगा तो एसी ज्यादा होगा, एसी बढ़ेगा तो एसी कम होगा, और अगर एसी कांस्टेंट हुआ तो दोनों बराबर हो जाएंगे। रिलेशन यहां पर हुआ खत्म, बोलो हाँ। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, एकदम स्पेशल टिप, समझो बच्चों, एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दोनों यू शेप के होते हैं, बहुत बढ़िया। क्या ये कभी करीब आ सकते हैं? हाँ करीब आ सकते हैं। क्यों आएंगे? जैसे जैसे आउटपुट प्रोड्यूस होता चला जाता है वैसे वैसे हमारा एवरेज फिक्स कॉस्ट तो नीचे जा रहा है लगातार, और उसके नीचे जाने की वजह से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का पार्ट ज्यादा ऐड होता है या ज्यादा कंपोनेंट होता है एवरेज कॉस्ट में, इसलिए वो करीब आते रहते हैं। बोलो हाँ। पर मेरा एक और क्वेश्चन है, क्या एवरेज कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर हो सकता है?
जवाब क्या दोगे? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एवरेज कॉस्ट को निकालने में एएफसी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब एएफसी का भी जीरो होगा नहीं, तो वेरिएबल कॉस्ट का भी एवरेज कॉस्ट के बराबर हो नहीं सकता। बोलो हाँ, ठीक है। ये पॉइंट यहां पर हुआ खत्म। आपने रिलेशन भी सीख लिया बच्चों। अब यहां पर वीडियो हम समाप्त करते हैं। आई होप ये वीडियो देखकर आपको आपकी रिवीजन आउटस्टैंडिंगली हो जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन का नोटिफिकेशन है उसको जरूर हिट कर लीजिए ताकि आपके पास जल्दी से जल्दी इस तरीके के कंटेंट आते रहें। ठीक है, मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। तब तक आप खुश रहो और बहुत अच्छे से तैयारी करते रहो। थैंक यू।